हेलो दोस्तों। जिंदगी, व्यवसाय या किसी कार्य में सफल होने के लिए हमारे पास एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में अगर एटीट्यूड है तो आप हर काम करने में एक अजीब सा अपनापन दिखाते हैं। एटीट्यूड का मतलब होता है आपके दुनिया को देखने का नज़रिया। हमारे इस वीडियो में आपको इसी एटीट्यूड के बारे में लिखी हुई बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग की समरी के बारे में बताएंगे। हमारे इस वीडियो के माध्यम से इस पुस्तक में लिखे 12 लेसन्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो यह साबित कर देंगे कि व्यवसाय में या जीवन में एटीट्यूड का होना जरूरी है। इस पुस्तक में एक आम आदमी के जीवन में एटीट्यूड कितना असर डालता है के बारे में बताया गया है। दोस्तों, क्या आपको काम को टालने की आदत है? क्या आप थके हुए, निराश और असहाय महसूस करते हैं? क्या आप डिप्रेस और दुखी फील करते हैं? क्या आप जीवन में हार मान चुके हैं और अपने सपनों को छोड़ चुके हैं? तो आज का यह हमारा वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक सफल और खुशहाल जीवन की शुरुआत आपके एटीट्यूड से होती है और आप कभी भी अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे बदल सकते हैं, चाहे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो या नेगेटिव। जेफ केलर की यह किताब आपको बताएगी कि आप कैसे अपने सही एटीट्यूड के जरिए मनचाही सफलता पा सकते हैं और कैसे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस किताब के लेखक जेफ केलर हैं, जो कि अमेरिका के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। जेफ कहते हैं कि एक सफल और मीनिंगफुल जिंदगी का रास्ता आपके एटीट्यूड से होकर गुजरता है और आपका एटीट्यूड आपके कंट्रोल में है। अगर आप अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी के जीने के तरीके को भी बदल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी अतिरिक्त देरी के आज की बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग की समरी के सभी लेसन्स को डिटेल में समझते हैं। इंट्रोडक्शन। वह रात जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। जेफ बचपन से ही लॉयर बनना चाहते और 1980 में उन्होंने लॉ स्कूल से लॉयर की डिग्री भी हासिल कर ली। सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से हो रहा था। लॉ स्कूल में उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। जेफ को लग रहा था कि वो एक सफल और मीनिंगफुल जिंदगी के रास्ते पर है, लेकिन लॉ करियर के कुछ साल बाद उन्हें ये पता लगा कि ये करियर इतना भी अच्छा नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। वो अपने लॉयर की जिंदगी से बहुत परेशान रहने लगे। उनकी अपनी जिंदगी मीनिंगलेस लगने लगी और वो बहुत डिप्रेस रहने लगे। हालांकि वो बस 25 साल के थे, लेकिन वो डिप्रेशन की वजह से वो 40 के लगने लगे और जब उनकी उम्र 30 साल हुई तो उन्हें लगा बस मेरी जिंदगी में इस न खत्म होने वाली परेशानी और उदासी के अलावा कुछ तो होगा। एक रात जब जेफ ये सब बैठकर सोच रहे थे, तभी उन्होंने टीवी पर एक विज्ञापन देखा। मेंटल बैंक एक होम स्टडी प्रोग्राम था जिसमें यह बताया गया था कि हमें जिंदगी में जो कुछ भी मिलता है वो और कुछ नहीं बल्कि हमारे अवचेतन विश्वास होते हैं। जैसे ही जेफ ने टीवी पर यह विज्ञापन देखा, उन्हें लगा अब बस यही है जो मेरी मदद कर सकता है और उन्होंने तुरंत अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और प्रोग्राम ऑर्डर कर दिया। और ये रात जेफ की जिंदगी में नया मोड़ ले आई। कुछ दिन बाद जब मेंटल बैंक जेफ के घर डिलीवर हुआ, तब जेफ ये सीखने के लिए बहुत उत्साहित थे कि कैसे हमारी बातें हमारी जिंदगी के जीने के तरीके को बदल देते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कभी सुना नहीं था। बदकिस्मती से ये सब हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाया जाता। इसके बाद जेफ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बहुत सारी मोटिवेशनल किताबें पढ़ डाली। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे कि वो किसी सूखे रेगिस्तान में कहीं खो गए थे और अचानक से उन्हें एक मीठे पानी की नदी मिल गई हो। और जेफ ने जैसे ही अपने निगेटिव एटीट्यूड को छोड़ के एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाया, उन्हें अपनी जिंदगी में चौंका देने वाले परिणाम दिखने लगे और अब उन्होंने उस मुकाम को पाना शुरू कर दिया था जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब जेफ लॉयर के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीच भी देने लगे थे और 1992 में उन्होंने अपनी लॉयर की जॉब छोड़ के पूरे टाइम मोटिवेशनल स्पीकर का काम शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें काफी ज्यादा सफलता मिली। और इसके बाद जेफ को कभी अपना काम जैसा नहीं लगा। वो जब भी अपनी स्पीच की तैयारी करते या कोई मोटिवेशनल लेख लिखते तो उन्हें ऐसा लगता कि वो यही करने के लिए बने हैं। जेफ की जिंदगी इतना बड़ा बदलाव कभी नहीं आता अगर वो एटीट्यूड इज एवरीथिंग को कभी नहीं समझते। इस किताब को लिखने से पहले जेफ ने सफलता और इंसानी व्यवहार ह्यूमन बिहेवियर पर 20 साल रिसर्च की है। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ डाली कि क्यों कुछ लोगों को सफलता मिल जाती है और क्यों कुछ लोग कुछ सोचने में और आलस में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इस नए नजरिए का लेखक के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इन किताबों से प्रभावित होकर उन्होंने एटीट्यूड और मोटिवेशनल सिद्धांतों के ऊपर कई सालों तक रिसर्च किया और इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा और अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल किया जो हमेशा से पाना चाहते थे। लेसन 1। आपका एटीट्यूड दुनिया में जाने की खिड़की है। योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। हम सभी अपनी जिंदगी की शुरुआत किसी अच्छे सपने और अच्छे काम के सपने के साथ शुरुआत करते हैं। इस अच्छे काम की शुरुआत को लेखक ने अ क्लीन मेंटल विंडो कहा है। जीवन में आप किस प्रकार से नया कर सकते हैं उसके बारे में आप एक बच्चे से सीख सकते हैं। एक बच्चा जब चलना सीखता है
तो वह गिरता है, फिर रोता है, फिर चलना सीखता है, उसके बाद फिर उठ खड़ा होता है और फिर चलता है। वो बच्चा भी खुद के लिए हमेशा नया करता है। और अब मैं बताता हूँ कि बच्चा जब भी चलना सीखता है और वो गिर जाता है तब वो क्या नहीं करता है। वो कारपेट या जमीन को दोष नहीं देता, वो अपने माँ बाप की ओर उंगली नहीं उठाता कि उन्होंने उसे गलत रास्ता दिखाया है। वो बच्चा हार नहीं मानता, वो मुस्कुराता है और फिर से उठ खड़ा होता है। और वो तब तक ऐसा करता है जब तक कि वो चलना नहीं सीख जाए। जब वही बच्चा बड़ा होता है तो वो घर की बंदिशों से बाहर निकलता है, नए नए दोस्त बनाता है। एक बार वो उनसे घबराता है, परंतु फिर खुद को संभाल कर आगे की ओर बढ़ चलता है। उसकी मेंटल विंडो बिल्कुल साफ होती है। उसे लगता है जैसे कुछ भी नामुमकिन नहीं। लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं, एक ऐसा टाइम भी आता है जब जिंदगी हम पर गंदगी डालना शुरू कर देती है। हमारी मेंटल विंडो गंदी होने लगती है। जब हमें स्कूल में कम नंबर लाने की वजह से डांटा जाता है, हमारी मेंटल विंडो गंदी होने लगती है। जब हमें एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, जब हमें रोक टोक और गुस्से का सामना करना पड़ता है, हमारी मेंटल विंडो गंदी होने लगती है। और इन सब की वजह से हम अपना खुद पे विश्वास और पॉजिटिव एटीट्यूड कहीं खो देते हैं। अगर आप अपनी मेंटल विंडो क्लीन नहीं करेंगे तो ऐसे कई कारण हैं कि आप अपनी जिंदगी निगेटिविटी और निराशा में गुजार देंगे और इसकी वजह से आप अपनी जिंदगी कभी खुल के नहीं जी पाएंगे। लेकिन जेफ का कहना है कि आपके पास हमेशा एक रास्ता होता है। आपके पास जिंदगी जीने के दो रास्ते होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड और निगेटिव एटीट्यूड। या तो आपके पास जो नहीं है उसी को सोच के पूरी जिंदगी रोइए, या एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के आज आपके पास जो है उसे पाने के लिए काम करिए। इससे आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपका एटीट्यूड एक मेंटल फिल्टर की तरह काम करता है, जिसकी मदद से आप इस जीवन और दुनिया को अनुभव करते हैं। कुछ लोग पॉजिटिव नजरिए से दुनिया को देखते हैं तो वहीं कुछ लोग निगेटिव नजरिए से दुनिया को देखते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ मैं यह काम कर सकता हूँ, वहीं निगेटिव एटीट्यूड वाले लोग यह सोचते हैं कि नहीं मैं यह काम नहीं कर सकता। लेखक मार्क और हेनरी नाम के दो लोगों की कहानी के जरिए हमें पॉजिटिव और निगेटिव एटीट्यूड का उदाहरण देते हैं। मार्क लंच टाइम में एक रेस्टोरेंट में जाता है और कुछ मिनट बाद हेनरी भी उसी रेस्टोरेंट में जाता है। दोनों एक ही टेबल पर बैठते हैं। वेटर एक ही समय पर मार्क और हेनरी का ऑर्डर लेता है और एक ही साथ उन दोनों को खाना भी सर्व करता है। दोनों लोगों ने अपने खाने के लिए एक समान ही इंतजार किया है, लेकिन मार्क ने अपना लंच बहुत एंजॉय किया और वह खुशी खुशी अपने काम पर लौट गया। वहीं हेनरी अपने निगेटिव एटीट्यूड के चलते खाना मिलने में देरी होने के कारण बहुत नाराज और परेशान था। मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि यह सब कहना बहुत आसान है, करना नहीं। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन की। उन्होंने इस दुनिया में ही नर्क देखा। हिटलर की सरकार ने यहूदियों पर काफी जुल्म ढाए और जुल्म भी ऐसे कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। विक्टर एक अमेरिकी गुप्तचर थे, इसलिए उन्हें भी बंदी बनाया गया। सिर्फ एक बहन को छोड़ के उनका पूरा परिवार, माँ बाप भाई बहन उनकी पत्नी इस दौरान मारे गए। क्या ऐसे हालात में कोई इंसान अपना एटीट्यूड कंट्रोल कर सकता है? अगर आप ये सवाल डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन से पूछते तो वो कहते हाँ जी। उन्होंने हिटलर की सरकार में अपनी जिंदगी ही नहीं जी बल्कि लाखों लोगों को अपनी किताब मेंस सर्च फॉर मीनिंग से प्रेरित भी किया। अब अगर डॉक्टर विक्टर जैसे लोग ऐसे हालात में भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखे और लाखों लोगों को प्रेरित कर सकते हैं तो फिर इसके आगे हमारी और आपकी समस्या क्या है? इसलिए इस किताब के लेखक कहते हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग का मतलब दुनिया को देखने का आपका नजरिया अलग होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। लेसन 2, आप एक मानव रूपी चुंबक हैं। यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट। क्या आपको लगता है कि आप कर सकते हैं या आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते? आप सही हैं, हेनरी फोर्ड। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप सही हैं, क्योंकि जैसे आपकी आशाएं होती है आपको परिणाम भी वैसा ही मिलता है। इस अध्याय में लेखक इस बारे में बताते हैं कि एक मानव एक चुंबक रूपी प्राणी है। कुछ लोग काफी सफल हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी असफलताओं से ही बाहर नहीं आ पाते। लेखक का मानना है कि मनुष्य को सफल बनाने के लिए केवल 6 जादुई शब्द काफी है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यही 6 शब्द आपको सफल बनाएंगे और यही 6 शब्द आपको असफल भी बनाएंगे। यह 6 शब्द है वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। मतलब हम वही बन जाते हैं जैसा हम खुद के बारे में सोचते हैं। यह ऐसे काम करता है। यदि हम किसी लक्ष्य के बारे में लगातार सोचते हैं तो हम उसकी ओर आगे बढ़ने का प्रयत्न प्रारंभ कर देते हैं। यही वो 6 शब्द हैं जिनको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और इनके जैसे बनने की कोशिश कर सकते हैं। जीवन में सफल होने के लिए आपको एक मानव रूपी चुंबक बनना पड़ता है ताकि लोग आपके पास आए, न कि आप लोगों के पास जाएं और बिजनेस करें। लेखक के अनुसार इंसान एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह होता है। आप जाने अनजाने में अपनी सोच और भावनाओं को ब्रह्मांड में भेजते रहते हैं और एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह उन चीजों को और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जिनके बारे में आप ज्यादातर सोचते हैं। यदि आप निगेटिव सोच और भावनाएं रखते हैं तो आप निगेटिव परिस्थितियों को ही आकर्षित करेंगे। आपके विचार के अनुसार आपका मन लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करता है। मान लीजिए एक आदमी है जो सोचता है कि मैं हर साल 10 लाख रुपए कमा सकता हूं, तो वो एक मानव चुंबक की तरह उन सभी रास्तों को ढूंढ लेगा जिससे वो 10 लाख रुपए कमा सके।
अब दूसरा पहलू यह है कि अगर वो सोचे कि उसे अपने परिवार की समस्याओं को दूर करने के लिए 10 लाख रुपए कमाने चाहिए, अब क्या वो 10 लाख रुपए कमा सकता है? ये उस आदमी पर डिपेंड करता है कि वो खुद पर कितना भरोसा करता है। अगर आप ये सोचें कि मैं 10 लाख रुपए कमा सकता हूँ और 10 लाख रुपए कमाने चाहिए, इसमें दो चीजें सामने आती, कमा सकता हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड और कमाने चाहिए नेगेटिव एटीट्यूड। अगर आपका खुद पे भरोसा है, कुछ करने की हिम्मत है, तो आप एक दिन 10 लाख रुपए जरूर कमा लेंगे। दोस्तों, असफलता बस एक स्पीड ब्रेकर की तरह होती है जो हमारे सपनों के रास्ते में आकर बस हमें टेस्ट करता है। और अगर हम में एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो यही स्पीड ब्रेकर हमें पहाड़ जैसा लगने लगेगा और हम इस ब्रेकर को पार करने के बजाय वहीं हार मान जाएंगे। इसलिए जब भी आप अपनी जिंदगी में नया कुछ शुरू करिए तो ये बात याद रखिए कि असफलता बस हमें ये दिखाने आती है कि हमें अपने सपने को पाने की कितनी चाहत है। लेसन 3, अपनी सफलता की कल्पना करें, यानी कि पिक्चर योर वे टू सक्सेस। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं उनके बारे में अपने मन में विचार जरूर कर लें। आप जो भी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं उनके बारे में एक क्लियर पिक्चर अपने मन में बना लें। सक्सेस पाने का एक बेहतरीन तरीका है विजुअलाइजेशन। यह सबसे बेहतरीन तरीका है। यह एक ऐसा मेथड है जो आपको जो भी चाहिए उसकी ओर आपको आकर्षित करता है। हम जब भी खाली होते हैं तो हमारे जीवन में ऐसे ख्याल आते हैं कि वो इतना बड़ा आदमी कैसे बना, या मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि सब लोग मेरे बारे में बात करें। यही जीवन में सफलता का एक और कारण है। एक इंटरव्यू में प्रसिद्ध गायिका सेलिन डियोन से पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने करियर के शुरुआत में कभी ऐसा सोचा था कि उनके लाखों रिकॉर्ड्स बिकेंगे और वो टूर पर रहकर हर सप्ताह कई हजार लोगों के सामने गाना गाएंगी। इन गायिका ने जवाब दिया कि इनमें से किसी भी बात पर उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह की कल्पना उन्होंने तभी कर ली थी जब वो केवल 5 साल की थी। इसलिए हमारा पहला कदम अपने इच्छित परिणाम की छवि का निर्माण करना है। आपको केवल अपनी कल्पना ही सीमित कर सकती है। आप जानते होंगे कि बहुत से लोग सार्वजनिक सभा को संबोधित करने से घबराते हैं। कई तरह के सर्वे करने के बाद पाया गया कि यह लोगों का सबसे बड़ा डर है, जो मौत के डर से भी कहीं आगे है। जब लोगों से भाषण देने के बारे में सिर्फ सोचने भर के लिए कहा जाए तो उनके मन में किस तरह के चित्र उभरने लगते हैं। वे स्वयं को श्रोताओं के सामने घबराए हुए खड़ा देखते हैं। शायद वो जो कहना चाहते हैं उसे याद करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यदि अपने मानस पटल पर आप इन छवियों को बार बार दोहराएं तो यकीन माने कि आप एक वक्ता के रूप में कोई खास सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय अपने मन में इस तरह की छवि बनाएं कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। श्रोतागण आपके हर शब्द को ध्यान से सुन रहे हैं। आपने श्रोताओं को एक मजेदार वाक्य सुनाया है और वो हंस रहे हैं। अंत में वे बड़ी गर्मजोशी से आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। बाद में लोग आपको बधाई देने आ रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि ऐसे मानसिक चित्र किस तरह एक बेहतर वक्ता बनने में आपकी सहायता कर सकते हैं? हालांकि ध्यान रखें कि आपके मन में उभरी हुई इस तरह की तस्वीरें रातों रात वास्तविकता में साकार नहीं होती। हाँ, लेकिन यह तय है कि धैर्य के साथ लगातार इस तरह की मानसिक तस्वीरों, फिल्मों पर अपना ध्यान केंद्रित कर आप ऑटोमेटिकली उन तरीकों से कार्य करने लगेंगे जो आपके सपना साकार करने में सहायक सिद्ध होंगे। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत कारगर होती है। दुर्भाग्यवश हम में से ज्यादातर लोग अपने मन में नेगेटिव चीजों और परिस्थितियों का चित्र बनाते हैं, जिससे हमारे जीवन में दुख और परेशानियां आती है। विजुअलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम अपनी मनचाही चीजों का चित्र अपने मन में बनाते हैं। इस प्रक्रिया की मदद से आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि आप किस प्रकार के संबंध चाहते हैं, आप जीवन में कितनी सफलता पाना चाहते हैं और कितने पैसे कमाना चाहते हैं। 1990 में कॉमेडियन जिम कैरी जब एक साधारण इंसान थे, तब उन्होंने अपने नाम $10 मिलियन का एक चेक लिखा और यह सुनिश्चित किया कि 5 साल के अंदर अपनी एक्टिंग के जरिए यह पैसा कमा लेंगे। जिम कैरी हमेशा इस चेक को देखकर यह विजुअलाइज किया करते थे कि उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और इस चेक में लिखी धनराशि उनके पास है। 1994 में जिम कैरी की फिल्म डम्ब डम्बर रिलीज हुई और उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए $10 मिलियन का एक चेक मिला। विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया आपके सफलता की राह को और आसान बना देती है। लेसन 4, प्रतिबद्ध हो जाएं और दुनिया को हिला दें। मेक ए कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। जीवन में सफल होने के लिए एक और पॉइंट है कि आप किसी काम के प्रति प्रतिबद्ध हो जाएं। अगर आप मानसिक रूप से इस बात के बारे में प्रतिबद्ध हो जाएं कि आप जो करना चाहते हैं वो करके रहेंगे, तो उससे आपकी सफलता को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको लगता है कि किसी भी सफलता को पाने के लिए केवल 5 स्टेप ही हैं, तो आपको उस काम को करने में 5 स्टेप ही लगेंगे। और अगर आप सोचते हैं कि सफल होने के लिए 5000 स्टेप है, तो फिर आपको सफल होने में वो 5000 स्टेप ही लगेंगे। आइए इसे एक शानदार स्टोरी से समझते हैं, जो कि है न्यूपोर्ट बीच, कैलिफोर्निया
कैलिफोर्निया के निवासी बेंजामिन रोल की कहानी। रोल ने 1990 में 67 वर्ष की उम्र में लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया। स्वाभाविक था कि उन्हें अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू करने से पूर्व कैलिफोर्निया बार एग्जाम पास करनी पड़ती। इस एग्जाम को पास करने के अपने पहले प्रयास में वो फेल हो गए, दूसरी बार भी वो फेल हो गए, तीसरी बार, चौथी, फिर 13वीं बार असफल हुए। मैं आपको बता दूं, बार एग्जाम साल में केवल 2 बार ही दी जा सकती है, इसलिए जब वे अपने 13वें प्रयास में असफल रहे तब वो 73 वर्ष के हो चुके थे। अधिकतर लोग इतने प्रयासों के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन बेंजामिन रोल ऐसे नहीं थे। उन्होंने 14वीं बार एग्जाम दिया और इस बार पास हो गए। 1997 में 74 वर्ष की उम्र में उन्हें कैलिफोर्निया राज्य में कानूनी प्रैक्टिस करने की अनुमति मिल गई। तो ये है वे व्यक्ति जो कमिटेड थे और किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति चाहते थे। क्या इस कहानी से आप समझे कि एटीट्यूड का कितना महत्व है? अधिकतर लोग 60 साल की उम्र के बाद लॉ स्कूल में जाने की सोचते भी नहीं, और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने न केवल 67 की उम्र में लॉ स्कूल में प्रवेश लिया, बल्कि ग्रेजुएशन के बाद बार एग्जाम पास करने के लिए 6 वर्ष तक डटे रहे। बेंजामिन रोल की कहानी इस बात का एक और पुख्ता सबूत है कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अब चूंकि आप प्रतिबद्धता की शक्ति के बारे में जान चुके हैं, इस सिद्धांत को अमल में लाने का समय आ गया है। तो आगे बढ़ें, एक ऐसा लक्ष्य चुनें जिसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा आपके मन में हो। इस बात के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं कि चाहे जो भी हो, आप अपना लक्ष्य हासिल करके ही रहेंगे। आगे बढ़ें एवं अपने मार्ग में आने वाले सभी अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने एवं उनका लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाएं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करते रहें और सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। लेखक के अनुसार जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से कमिटेड अर्थात समर्पित रहते हैं, उनके लिए सफलता के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। उदाहरण के लिए डेविड एक बहुत बड़े उपन्यासकार बनना चाहते थे, लेकिन उनके पास लिखने का कोई खास अनुभव और कुशलता नहीं थी। शुरुआत के कई वर्षों तक वह एक नोवेल भी नहीं पूरा कर पाए थे। वह हर दिन सुबह होने के साथ ही लिखना शुरू कर देते थे और अपनी लिखने की कुशलता को बढ़ाने की कोशिश करते रहते थे। उन्होंने 10 वर्षों तक प्रयास किया और कुछ नॉवेल लिख डाले, लेकिन इन सब से वह एक भी पैसा नहीं कमा पाए। लेकिन 1996 में उनके एक नोवेल के ऊपर एब्सोल्यूट पावर नाम की एक फिल्म बनी, जिसके लिए उन्हें लाखों डॉलर की धनराशि प्राप्त हुई। लेखक जेफ केलर कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए और उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। लेसन 5, अपनी समस्याओं को अवसर में बदलें। टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। अगर आप जीवन में सफल होने के बारे में प्रतिबद्ध हैं, तो आपके जीवन में कई सारी समस्याएं आएगी। आपको उन्हीं समस्याओं को आपके लिए अवसर में बदलना पड़ता है, तभी आप कुछ नया करते हैं या सीखते हैं। हमारी जिंदगी में जब भी परेशानी आती है, तब हमारा रिएक्शन कैसा होता है? हम सभी कुछ न कुछ आरोप लगाते हैं। ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? अब मैं क्या करूं? आगे क्या करूंगा? मेरी सभी योजनाएं बर्बाद हो गई, वगैरह वगैरह। लेखक कहते हैं कि इस तरह के विचार आना स्वाभाविक है, जो आपने भी खुद से कभी ना कभी जरूर बोली होंगी। लेकिन हर समस्या में हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। या तो हम समस्या में पूरी तरह डूबकर अपना जीवन बर्बाद कर लें, या फिर उस समस्या का फायदा उठाकर जीवन में आगे बढ़ें। और जानिए कि प्रॉब्लम आपको क्या सिखाना चाहती है। वह कहते हैं कि हमें समस्या को समस्या की तरह न देखकर एक अवसर की तरह देखना चाहिए। हर समस्या आपको अपने जीवन में बदलाव करना सिखाती है। हालांकि आपको लगता है कि आप समस्या से पीड़ित हैं, लेकिन कभी कभी यह समस्या आवश्यक होती है, जो कि एक ब्लेसिंग अर्थात आशीर्वाद के रूप में हमारे पास आती है। इस किताब के लेखक की भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट या मोटिवेशनल स्पीकर बनने में कोई रुचि नहीं थी, जब तक उन्हें अपने लॉयर की जिंदगी में मायूसियत नहीं मिली। जेफ कहते हैं कि अब मुझे पता चलता है कि अगर लॉयर की जिंदगी में मायूसियत नहीं होती, तो मैं शायद वो कभी नहीं कर पाता जिसके लिए मैं बना था। क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसी समस्या आई है जिसे देखकर आप बहुत परेशान हुए हो, या आपको कुछ टाइम बाद ये पता चला है कि वो प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक वरदान थी? वॉल्ट डिज्नी, जो कि एक डिज्नी कंपनी के फाउंडर और मिकी माउस के क्रिएटर थे, वो पहले एक अखबार में कार्टूनिस्ट का काम करते थे और उन्हें वहां से यह कहकर निकाल दिया गया कि इनमें आइडियाज और इमेजिनेशन की कमी है। अगर वॉल्ट डिज्नी को उस कंपनी से नहीं निकाला जाता, तो शायद वो 22 ऑस्कर विनिंग कार्टून सीरीज कभी नहीं बना पाते। तो दोस्तों, अब आपकी जिंदगी में जब भी कोई समस्या आए, तो उस वक्त निगेटिविटी के जाल में फंसने के बजाय हंसकर उसका सामना करिए और आप ये देखिए कि आप उसे कैसे सुलझा सकते हैं, या उस समस्या से आपको क्या सीखने को मिल रहा है। और आपने ऐसा एटीट्यूड बना लिया तो आपको कोई भी सफलता पाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। इसके बारे में एक उदाहरण के साथ समझते हैं। डेव ब्रूनो एक चिकित्सा उपकरण बनाने वाली कंपनी में नेशनल सेल्स मैनेजर के रूप में काम करते थे। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1984 में ब्रूनो ने अपनी नौकरी गंवा दी। उसी बेरोजगारी के हालत में एक रात ब्रूनो घर जा रहे थे तो उनकी कार रोड के नीचे उतर गई और क्षतिग्रस्त हो गई। वे गंभीर रूप से घायल हो गए, उनके फेफड़े दब गए, पसलियां टूट गई, दिल में घाव हो गया और लीवर फट गए। डॉक्टरों को भी पता नहीं चला कि वो जीवित रह पाएंगे या नहीं। ब्रूनो ने भी यही सोचा था कि वो मर जाएंगे। 3 दिनों तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद वे चमत्कारिक रूप से बच गए
ब्रूनो को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे दूसरा चांस दे दिया गया हो। हॉस्पिटल में रिकवरी के दौरान उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। उनके मन में कुछ कौंधा और वो समझ गए कि आगे क्या करना है। वे एक ऐसा व्यवसाय शुरू करेंगे जिसके द्वारा मोटिवेशनल कोट्स को अन्य लोगों के साथ साझा किया जा सके ताकि वो भी इनसे प्रेरित हो सके। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो ये सब कैसे करेंगे। हॉस्पिटल से घर जाने के बाद एक और बुरा समाचार उनका इंतजार कर रहा था। उनके भारी मेडिकल बिलों एवं उनके काम करने की असमर्थता के कारण उन्हें अपना दिवालियापन घोषित करना पड़ा। उन्होंने अपना घर खो दिया और वे अपने परिवार सहित एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगे। अभी तक ब्रूनो ने अपने सपने का साथ नहीं छोड़ा था। एक दृढ़ निश्चय और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो फिर आगे बढ़े। अगले कुछ सालों में उन्होंने ऐसे जॉब किए जहां मार्केटिंग और प्रिंटिंग सीख सके। अपने इन कोट्स के प्रदर्शन के लिए वो किसी माध्यम की तलाश में थे। एक दिन बिजली की तरह एक विचार उनके दिमाग में कौंधा। वे इन कोट्स को क्रेडिट कार्ड पर छाप सकते हैं। उस दिन शाम को टीवी देखते समय उनकी नजर एक क्रेडिट कार्ड कंपनी के गोल्ड कार्ड के विज्ञापन पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि यह तो और भी बढ़िया है। वे उन कोटेशन को मेटालिक गोल्ड कार्ड पर प्रिंट करेंगे जिससे लोग जहां चाहे वहां उन्हें अपने साथ ले जा सकेंगे। इसके लिए उन्होंने एटीट्यूड, नेतृत्व, साहस और दृढ़ता आदि विषयों पर आधारित कोट्स की एक श्रृंखला का निर्माण किया। उन्होंने इस तरह के कार्ड को सक्सेस गोल्ड कार्ड का नाम दिया। हॉस्पिटल छोड़ने के 5 वर्ष बाद डेव ब्रूनो ने पहला सक्सेस गोल्ड कार्ड बेचा था। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक वे इस तरह के 2 मिलियन से भी ज्यादा कार्ड बेच चुके हैं। डेव ब्रूनो ने एक त्रासदी भरी दुर्घटना को एक अविश्वसनीय जीत में बदल दिया था। दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं रखते हैं, इसलिए फर्स्ट पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें।